अब देखिए हम लोग चाप के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त चाप। अब वृत्त चाप क्या है? वृत्त की कोई भी छेदन रेखा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। इसका प्रत्येक भाग को इसमें समान बिंदुओं का भी समावेश हो, उसको वृत्त चाप कहते हैं। देखिए जैसे ये छेदन रेखा है ए बी या एल, ये जाकर के देखिए इस वृत्त को दो भाग कर रही है, एक इधर ए एक्स बी और एक इधर ए वाई बी। तो जो ए एक्स बी भाग है ए बी चाप है और ए वाई बी वाला भी चाप है। इसको बोलेंगे लघु चाप, इसको बोलेंगे दीर्घ चाप। इस तरीके से दो चाप आपका है। अब इसमें अगर आप देखें तो लघु चाप और दीर्घ चाप में फर्क क्या नजर आ रहा है आपको? जो लघु चाप रहता है ना, यहाँ जैसे देखिए मैंने आपको लिख के दिया था वृत्त चाप कि वृत्त की छेदन रेखा द्वारा वृत्त दो भागों में विभाजित होता है। प्रत्येक भाग को चाप कहा जाता है। बड़े भाग को दीर्घ चाप तथा छोटे भाग को लघु चाप कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ये लघु चाप हो गया, ये दीर्घ चाप हो गया। तो दीर्घ चाप की तरफ केंद्र रहता है और लघु चाप की तरफ केंद्र नहीं रहता है, इससे पहचान हो जाती है। अब उसमें एक आता अर्धवृत्तीय चाप। अगर ये व्यास है, अब देखो ये आपका जीवा रहेगी अगर या छेदन रेखा रहेगी तो जीवा क्या करेगी, इसके दो भाग करेगी। तो बड़ा वाला जो भाग है उसको दीर्घ चाप, छोटे वाले भाग को लघु चाप करेंगे। लेकिन अगर ये आपका ठीक बीच से जा रहा है मतलब व्यास है तो ये दो समान भाग करेगा, तो ये इसको भी अर्धवृत्तीय चाप बोलेंगे, इसको भी अर्धवृत्तीय चाप बोलेंगे। अब केंद्रीय कोण क्या होता है कि अगर कोई चाप है उस चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है उसको केंद्रीय कोण कहते हैं। जैसे देखिए एक चाप एपीबी है, ये चाप एपीबी का इधर चाप एपीबी यहाँ पे ए पे खत्म हो रहा है, यहाँ बी पे। तो ए से एक त्रिज्या ले लो, एक बी से त्रिज्या, तो यहाँ एक कोण बन रहा है एओबी। तो ओ पे जो कोण बन रहा है एओबी, इसको बोलेंगे केंद्रीय कोण। अब उसमें एक होता है अंतःखंडित चाप। तो जैसे मतलब अगर ये कोण है, इस कोण के अंदर जो चाप कट रहा है, देखिए इस कोण के अंदर अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा दूं, इस कोण के अंदर देखो वृत्त का ये चाप कट रहा है ना एपीबी, तो इस कोण के लिए एपीबी इसका अंतःखंडित चाप हो जाएगा। और उसके बाद आता है अंतर्लिखित कोण। अंतर्लिखित कोण क्या होता है कि ये जो चाप है इस चाप द्वारा केंद्र पर कोण बनेगा तब तो केंद्रीय कोण हो गया, लेकिन केंद्र पर न बन के जो बाकी शेष चाप बच रहा है वहां पे अगर कोई कोण बन रहा है, देखिए जैसे अगर यही ए से अगर ये यहाँ देखो ऐसे अगर केंद्र पे बना है तो इसको बोलेंगे केंद्रीय कोण। लेकिन अगर केंद्र पे ना बन के ये परिधि पर बन रहा है, शेष चाप पर कोण बन रहा है, तो यहाँ अगर शेष चाप पर कोण बन रहा है तो इसको बोलेंगे अंतर्लिखित कोण। लेकिन ध्यान रखिए किसी चाप द्वारा शेष चाप पर कैसे पता चलेगा? एक यहाँ से ए से जीवा जाएगी, एक बी से, जहां जाके यहाँ मिलेगी, यहाँ एक कोण बनेगा, तो इसको बोलेंगे अंतर्लिखित कोण। और अंतर्लिखित कोण का माप, ये जो केंद्रीय कोण होता है ना, केंद्रीय कोण का माप इस चाप के माप के सर्वांग सम होता है। मतलब अगर यहाँ केंद्रीय कोण एओबी 60 अंश है तो इस चाप का माप भी 60 अंश होगा। लेकिन ये जो अंतर्लिखित कोण होता है इस चाप के माप का आधा होता है। मतलब ये अगर ये 60 है तो 30 होगा। यहाँ देखिए वृत्त में अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडित चाप के माप का आधा होता है। अर्थात कोण AQB चाप APB का आधा होगा। M चाप APB बटे 2। ये सूत्र याद रखना है क्योंकि ये बहुत यूज होगा, बराबर है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अंतर्लिखित कोण का प्रमेय हो गया। अब इसमें आपको एक दो चीजें और है, जैसे देखिए याद रखिए, तो याद रखिए का पॉइंट क्या है, लघु चाप का माप उसके केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है और दीर्घ चाप का माप जो होगा वो 360 माइनस लघु चाप का माप। अर्धवृत्तीय चाप का माप जो होता है 180 अंश होता है, ये सब याद करिए। और पूरे वृत्त का माप कितना होता है? 360 अंश होता है। एक ही वृत्त के सर्वांगसम चापों की संगत जीवाएं सर्वांगसम होती हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मतलब जैसे मान लीजिए एक आपका एपीबी चाप है, इधर सीक्यूडी चाप है, देखिए एक चाप एपीबी है और एक सीक्यूडी। अगर हम बोले कि चाप एपीबी की लंबाई चाप सीक्यूडी की लंबाई के बराबर, ये दोनों चाप सर्वांगसम है, तो इनके द्वारा जो जीवा बन रहा है, देखिए इसके द्वारा जीवा एबी बन रहा है, इसके द्वारा जीवा सीडी, तो जीवा एबी भी जीवा सीडी के सर्वांगसम होंगे। और अगर जीवा सर्वांगसम है तो उसके द्वारा कटे हुए चाप भी सर्वांगसम होंगे। अगर कोई बोलता है ABCD के बराबर है तो आप बोलोगे कि चाप APB भी चाप CQD के सर्वांगसम रहेगा। इस पे आपका ये प्रश्न संग्रह 3.3 है। जैसे देखिए यहाँ पे एक वृत्त है, इसका केंद्र C है, GDEF, देखो इस पे बहुत सारे बिंदु हैं GDEF। कोण ECF का माप 70 अंश है। देखिए ECF मतलब ए आपको दिया है 70 अंश, और DGF का माप 200 अंश है। चाप DGF है, देखिए चाप मतलब ए वाला चाप,
ये पूरे चाप। अब देखो अभी क्या बताया मैंने कि जो केंद्रीय कोण का माप होता है उसके द्वारा अंतःखंडित चाप के माप के सर्वांग सम रहता है। तो ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, मतलब चाप EF 70 हो जाएगा। और ये वाला जो चाप DGF है ना, ये ऊपर वाला भाग, इसका माप कितना दिया है, इसका माप 200 दिया है। अब देखिए ये 200 हो गया, 70 हो गया, तो पूरा ये इतना 200 है और ये 70 है और ये पूरा 360 होता है। तो 200 और 70 जोड़ेंगे तो 270 होगा, और 360 में से 270 माइनस करेंगे तो ये हमें ए वाला मिल जाएगा, मतलब चाप DE मिल जाएगा। देखिए ये 200 और ये 70, अब इतना ही बचा ना, पूरा 360 होता है, तो 360 में से 270 माइनस कर देंगे तो हमें ये चाप DE पता चल जाएगा। यहां से देखिए चाप DE कितना आ गया, 90 अंश। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, चाप DEF निकालो। देखो ये आपको 90 पता चल गया। अब बोला है चाप DEF, अब यहां से यहां तक ये पूरा निकालना। तो ये 90 है और ये 70 है, तो 90 में 70 जोड़ देंगे तो चाप DEF 160 अंश आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन है आकृति में त्रिभुज QRS समबाहु त्रिभुज है। देखिए समबाहु त्रिभुज है, सिद्ध करना है इसमें RS जो है और QS ये जो चाप है, देखिए इसमें सिद्ध करना है कि चाप तीनों आपस में सर्वांग सम होंगे। तो अभी आप जानते हो कि अगर जब ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, मतलब QR बराबर RS बराबर QS, तीनों आपस में भुजाएं समान हो जाएंगी। ए भी जीवा है, ए भी जीवा है, ए भी जीवा है। तभी हमने क्या पढ़ा, अगर जीवाएं सर्वांग सम होती है तो उनके द्वारा अंतःखंडित चाप भी सर्वांग सम होते हैं। तो इसका मतलब चाप QR, चाप RS और चाप QS ये आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। ये देखो वही चीज सिद्ध किया है, एक ही वृत्त की सर्वांग सम जीवाओं के संगत चाप सर्वांग सम होते हैं। उसके बाद बोला है कि QRS अगर 240 अंश है, QRS मतलब ये पूरा यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक ये आपका 240 अंश है। तो हमसे पूछा है कि चाप QRS का माप, अच्छा सिद्ध करना है कि ये माप 240 अंश है। तो कैसे सिद्ध होगा, अब देखिए ये तीनों मिला के 360 अंश होगा। तो इसको अगर मैं x मान लूं तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, क्योंकि तीनों तो समान है। तो 3x बराबर 360 हो जाएगा, तो x बराबर 120 हो जाएगा, मतलब ए भी 120, ए भी 120, ए भी 120। तो 120 और 120 जोड़ेंगे तो पूरा यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 240। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो आकृति में जीवा AB, ये देखिए जीवा AB और CD ये दोनों आपस में सर्वांग सम है। दत्त में दिया गया, सिद्ध करना है कि AC जो है वो BD के सर्वांग सम होगा। अब इसमें देखो अगर ये जीवा AB जीवा CD के सर्वांग सम है, ओके, तो सर्वांग सम जीवाओं द्वारा अंतःखंडित चाप भी सर्वांग सम होते हैं। इसका मतलब देखिए ये जीवा AB द्वारा ये चाप कट रहा है ना, चाप ACB, और जीवा CD द्वारा ये चाप कट रहा है, चाप CBD। इसका मतलब जीवा AB द्वारा कटा हुआ चाप ACB और जीवा CD द्वारा कटा हुआ चाप CBD ये भी आपस में सर्वांग सम होंगे, क्योंकि जब जीवा सर्वांग सम है तो उसके द्वारा कटे हुए चाप भी सर्वांग सम होंगे। अब ये जो ACB चाप है वो दो भागों से मिलकर बना हुआ, AC प्लस CB, ACB को लिखेंगे AC प्लस CB, और ये CBD भी दो भागों से मिलकर बना हुआ है, CB प्लस BD, इसकी जगह CB प्लस BD। इसका मतलब AC प्लस CB बराबर CB प्लस BD, CB कट गया और आपका ये AC बराबर आ गया BD के। तो ये आपका 3 क्वेश्चन है प्रश्न संग्रह 3.3 में। अब अंतर्लिखित कोण आपको बताया अभी कि ये देखिए अंतःखंडित चाप और अंतर्लिखित कोण दोनों में फर्क देखिए कि ये चाप PR द्वारा यहाँ पे शेष चाप पर जो कोण बन रहा है इस कोण को बोलेंगे अंतर्लिखित कोण, और इस कोण द्वारा ये जो चाप कट रहा है PR इसको बोलेंगे अंतःखंडित चाप। तो ये अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडित चाप PR के माप का आधा होगा। यह है अंतर्लिखित कोण का प्रमेय, बराबर है। अंतर्लिखित कोण का प्रमेय आपको यहाँ पे देखिए, वृत्त के अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडित माप की चाप के माप का आधा होता है। और इसी में अंतर्लिखित कोण के प्रमेय का उपप्रमेय है कि अगर ये देखिए इस चाप AD द्वारा शेष चाप पर चाहे जितने कोण बनाइए वो सब कोण आपस में सर्वांग सम होते हैं। एक ही चाप में अंतर्लिखित कोण आपस में सर्वांग सम होते हैं। देखिए और मैं बना सकता हूँ, देखिए ऐसे ये भी उतना ही आएगा, ये देखो और मैं बना सकता हूँ। ये सब कोण आपस में से एक ही चाप में जो कोण रहेंगे वो आपस में सर्वांग सम होते हैं। और अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण समकोण होता है। जैसे देखिए ये व्यास है तो ये अर्धवृत्त हो गया, तो चाहे इस तरफ बनाइए चाहे इस तरफ बनाइए ये कोण हमेशा समकोण रहेगा। जैसे देखिए
यहाँ से ए बी और सी बी, तो ये अर्धवृत्त पे कोण बन रहा है तो ये 90 अंश रहेगा। अगर मैं इधर बना दूं ऐसे, ये देखिए ए बी नाप के देखेंगे 90 अंश रहेगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, मतलब 90 अंश का होता है। उसके बाद है चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज क्या होता है, जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु ए बी सी डी, देखिए चारों शीर्ष बिंदु एक वृत्त से होकर जाते हैं, वृत्त की परिधि पर होते हैं, उसको बोलते हैं चक्री चतुर्भुज। जब किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु उस वृत्त पर हो तो उसको चक्री चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए चारों के चारों वृत्त पर होने चाहिए। और चक्री चतुर्भुज का प्रमेय इसको आप जरा सिद्ध कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बहुत पूछा जाता है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। चक्री चतुर्भुज का प्रमेय क्या है कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, मतलब कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। हमें दत्त में क्या दिया है कि ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है, और सिद्ध क्या करना है, कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 अंश, कोण ए प्लस कोण सी आमने सामने के कोण है, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180। उत्पत्ति बहुत ही आसान है। पहले देखिए ये बताएंगे कि जैसे ये चाप है, देखिए ये चाप BCD द्वारा कोण ए बन रहा है, तो कोण ए का माप चाप BCD के माप का आधा होगा। देखिए कोण ए का माप DCB के माप का आधा, अंतरलिखित कोण के प्रमेय से। अब उल्टा चले आइए, एक कोण C द्वारा अंतःखंडी चाप देखिए यहाँ है BAD, ध्यान से देखो BAD, यहाँ एक B से आ रहा है एक D से आ रहा है, तो ये BAD द्वारा अंतरलिखित कोण C है, तो कोण C इसको चाप BAD का आधा होगा। ये देखिए कोण C चाप DAB का आधा होगा, और अंतरलिखित कोण के प्रमेय से एक समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया। दोनों को जोड़ लो, बायां बाएं से जोड़ेंगे, दायां दाएं से। अब अगर देखो तो ये DA कोण DAB मतलब कोण A, और DCB मतलब कोण C। देखिए कोण A प्लस कोण C बराबर, अब यहाँ 1/2 यहाँ देखिए 1/2 m चाप DCB, 1/2 m चाप DAB, 1/2 कॉमन ले तो यहाँ देखिए 1/2 कॉमन लेंगे तो आएगा m चाप DCB m चाप DAB। अब यहाँ देखिए जब हम DCB में ये DAB जोड़ देते हैं तो पूरा वृत्त बन जाता है। पूरा वृत्त कितने अंश का होता है, 360 अंश का। इसका मतलब A मान हो जाएगा 360, 1/2 गुणे ये 360 हो गया। अब 2 से 360 को काटेंगे तो 180 आ गया। मतलब हमने सिद्ध कर दिया कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश। यहाँ देखिए कोण A बीच वाला देखा जाता है, कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश। अब बताएंगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण B और D बराबर 180 अंश। उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसे ही लिख देना है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, जैसे हमने सिद्ध किया कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश, वैसे हम सिद्ध कर सकते हैं कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश। ये प्रमेय अच्छे से प्रैक्टिस करो। चक्री चतुर्भुज के प्रमेय का विलोम क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, उसके सम्मुख कोणों का योगफल, कोई भी एक जोड़ी सम्मुख कोणों का योगफल अगर 180 अंश है तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होगा। बराबर, ये चीजें हैं जो आपको ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करनी, इसी पे आपका डिपेंड है। इसी में देखो 2 फॉर्मूले और हैं, ये देखिए ये यहाँ तक तो हो गया। एक है किसी रेखा पर स्थित 2 भिन्न बिंदु उस रेखा के एक ही और स्थित 2 भिन्न बिंदुओं पर सर्वांग कोण बनाते हो तो चारों बिंदु एक ही वृत्त पर होते हैं। ये क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि एक, ऐसे समझिए, एक वृत्त है, इस वृत्त पर ये 2 बिंदु हैं और यहाँ पे बाहर ये 2 बिंदु और हैं, तो इन दोनों बिंदुओं द्वारा यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये कोण उतना ही है जितना इसके द्वारा यहाँ पे बन रहा है। मतलब ये दोनों कोण आपस में सर्वांगसम है, तो इसका मतलब ये जो चतुर्भुज बनेगा यहाँ, ये चक्री चतुर्भुज बनेगा। ये चीज बता रहा है। उसके बाद इसमें देखेंगे 2 सूत्र और है। आकृति में जीवा AB और जीवा CD वृत्त के अंत भाग में, देखिए ये 2 जीवाएं अंत भाग में काटते हैं तो जीवाओं के अंत छेदन का गुणधर्म है, और ये दोनों जाकर के बाहर काट रही हैं जीवाएं, तो जीवाओं का बाह्य छेदन गुणधर्म है। तो इसमें क्या होता है, कुछ खास नहीं। जैसे आपको अगर ये वाला कोण निकालना है, जैसे कोण AEC निकालना हो चाहे कोण DEB निकालना, दोनों तो समान ही रहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण है, तो दोनों का मान बराबर होगा 1/2 m चाप AC प्लस m चाप DB। ये दोनों चापों को जोड़ना है। आप चाहे तो इधर वाला भी निकाल सकते हैं। देखिए ये दोनों कोण का मान निकाल सकते हैं 1/2 m चाप AD प्लस m चाप CB। और अगर बाहर काट रहे हैं तो माइनस करना है। देखिए अगर अंदर काट रहे हैं तो ये दोनों चापों को प्लस करना है, और अगर अंदर काट रहे हैं, देखिए बाहर काट रहे हैं तो दोनों चापों को माइनस करना है। जैसे ए कोण का माप हमें निकालना है कि कोण ए वाले कोण का ई वाले कोण का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, m चाप DD जो बड़ा वाला है
1/2 एम चाप बी डी माइनस एम चाप ए सी। ये देखिए एम चाप बी डी माइनस एम चाप ए सी, तो ये भी आपको है। इस पे डिपेंड है आपका 3.4। तो 3.4 में देखेंगे कि ये ओ केंद्र वाला वृत्त है, जीवा ए बी है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। देखिए ओ ए और ओ बी तो त्रिज्या है, ए बी भी इसी त्रिज्या के बराबर है, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, तो देखिए 60 अंश हो जाएगा। ये 60 अंश हो गया, तो ये चाप का माप ए बी का माप भी 60 अंश हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा ए ओ बी कितना होगा, ए ओ बी कितना होगा, 60 अंश होगा। फिर ए सी बी कितना होगा, अंतर्लिखित कोण के प्रमेय से हम जानते हैं कि अगर ये 60 है तो उसका आधा होगा। ओके, चाप ए बी का माप कितना होगा, चाप ए बी का माप केंद्र पे बने कोण के माप के सर्वांग सम हो गया। 60 है तो ए बी का माप भी 60 अंश हो जाएगा। अब चाप ए सी बी का माप कितना हो गया, देखिए ए चाप का माप पूछा है, तभी ये 60 अंश है, तो पूरा 360 होता है। 360 में से 60 माइनस कर दो तो चाप ए सी बी, मतलब ये पूरा ऊपर वाला पता चल जाएगा 300 अंश। ओके, दूसरे में देखिए क्या बोला है कि 110 है, चतुर्भुज पी क्यू आर चक्री चतुर्भुज है। पी क्यू जो है वह सर्वांगसम है, देखिए पी क्यू सर्वांगसम है आर क्यू के, और कोण पी एस आर 110 अंश है, तो कोण पी क्यू आर कितना होगा, देखिए पी क्यू आर पूछा है। अब देखिए जब ये चक्री चतुर्भुज, तो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, तो कोण एस और कोण क्यू मिला के 180 अंश होगा, तो 180 अंश होगा, तो 110 है तो ये कितना हो जाएगा, 70 अंश हो जाएगा। फिर बोला है एम चाप पी क्यू आर कितना होगा। अब देखिए ए चाप का माप पूछा है, तो ये चाप का माप अंतर्लिखित कोण के प्रमेय से हम जानते हैं कि चाप का माप अंतर्लिखित कोण का माप का डबल होगा, क्योंकि अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडित चाप के माप का आधा होता है, तो 110 है तो उसका डबल होगा 220। और एम चाप पी क्यू आर कितना होगा, अच्छा ये तो निकल गया। एम चाप क्यू आर कितना होगा, देखिए क्यू आर, अब ये वाला क्यू आर पूछा है, तो ये देखिए ये पी, जब ये जीवा पी क्यू और क्यू आर सर्वांग सम है, जिसके द्वारा चाप भी कटे हुए चाप भी सर्वांग सम होंगे, तो ये दोनों मिला के ये देखिए पूरा 240 है, सॉरी पूरा ये चाप अभी हमने कितना निकाला 220 है, तो इसको अगर हम x मान लें, इसको x मान लें, तो x प्लस x बराबर 220, तो 2 का भाग चला जाएगा, तो इसका मान भी 110 आ जाएगा, इसका मान भी 110 आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद पूछा है कि कोण पी आर क्यू कितना होगा। अब देखिए कोण पी आर क्यू, अभी ए वाला कोण पूछा है बराबर, तो अब जब ए 110 हो गया तो एक अंतर्लिखित कोण के प्रमेय से उसका आधा, मतलब 55 अंश। ओके, ऐसे यहाँ देखिए चक्री चतुर्भुज में, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण दिए गए एक्स के रूप में दिया गया है, तो जब चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण एक्स के रूप में दिए गए हैं, तो हमें पता करना है उसके कोण आर और एन पता करने हैं। तो आप जान रहे हो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, दोनों का योगफल 180 अंश, इससे एक्स का मान मिल जाएगा। अब एक्स का मान आप यहाँ रख दो तो कोण आर मिल जाएगा, और वही एक्स का मान यहाँ रख दो तो कोण एन मिल जाएगा। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया बराबर। इसी तरीके से चौथा देखेंगे, आकृति में रेखा आर एस ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। देखिए व्यास है, बिंदु टी वृत्त के बाह्य भाग में स्थित एक बिंदु है, ये देखिए बाहर स्थित बिंदु है। सिद्ध करना है कोण आरटीएस न्यून कोण है। देखिए एक कोण हमें सिद्ध करना है न्यून कोण, तो कैसे सिद्ध करेंगे, जब ये व्यास है तो देखिए 90 अंश रहेगा, ठीक है, ये 90 तो इधर वाला भी 90 अंश रहेगा रेखीय युगल कोण से। ये क्यों 90 अंश होगा, क्योंकि आप जानते हो अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण समकोण होता है, 90 अंश होगा तो ये भी 90 होगा। अब जब ये 90 है अकेला, तो ये त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है कि नहीं, जब ये त्रिभुज बन रहा है तो ये 90 अकेला है, तो पक्का है कि ये टी वाला कोण भी 90, क्योंकि अब ये दोनों मिला के 90 रहेंगे। जब अकेला 90, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, जब अकेला 90 तो ये दोनों मिला के 90 होंगे, तो पक्का है कि जब दोनों मिला के 90 हो रहे हैं तो ये भी 90 से कम रहेगा, ये भी 90 से कम रहेगा। वही चीज यहाँ समझाया गया। सिद्ध करो, कोई भी आयत चक्री चतुर्भुज होता है, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, तो आयत के सम्मुख कोणों का योगफल 90 कितना हो जाएगा 180, और जब सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश हो गया तो ये चक्री चतुर्भुज हो गया। इसी तरीके से छठवां क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है, एक क्या बोला है कि ये दोनों कोण आपस में सर्वांगसम है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर सिद्ध करना WZ PT एक चक्री चतुर्भुज है, देखिए WZ और PT चक्री चतुर्भुज है, तो यहाँ जब 90 है तो ये भी 90 होगा, देखिए यहाँ 90 तो 90, सम्मुख कोणों का योगफल लगे 90 90 180 हो जाएगा, तो ये आपका चतुर्भुज क्या हो जाएगा, चक्री चतुर्भुज। और दूसरा कैसे पता चलेगा कि XZ TY एक ही वृत्त पर है, XZ TY एक ही वृत्त पे, क्योंकि XY द्वारा इधर जितना कोण बन रहा है Z पे, XY द्वारा उतना ही कोण T पे बन रहा है। तो अभी क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे कि किसी रेखा पर स्थित दो भिन्न बिंदु उसी रेखा के एक ही और स्थित दो भिन्न बिंदुओं पर सर्वांगसम कोण बनाते हैं, तो चारों बिंदु एक ही वृत्त पर होते हैं। तो यहाँ से आपका सिद्ध हो जाएगा कि ये चारों बिंदु एक ही वृत्त पर है कारण के साथ। और इसमें देखेंगे तो ये देखिए 125 है,
ये 37 है, ये वाला कोण निकालना है। तो अभी जस्ट आपने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर ये वाला 1/2 एम चाप बी डी माइनस एम चाप ए सी, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा 1/2 एम चाप एन एस माइनस एन चाप ई एफ। और इसमें अंदर काट रहे हैं तो आप जानते हो प्लस हो जाएगा, बराबर है, तो प्लस वाले से निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस खुद से करने हैं। मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसको आप करिए। और ये ध्यान रखिए कि ये आपका प्रश्न संग्रह 3.4 तक हम करेंगे, 3.5 आपका कट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्ट प्रकृति प्रश्न संग्रह के क्वेश्चन करेंगे।